अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिन्नात की सच्ची कहानी का पार्ट नंबर 2 और आखिरी पार्ट शुरू हो गया है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहा करे। जब सलमा घर में कुरान पाक पढ़ना शुरू करती तो जिन्नात उसे मना करते थे और कहते थे कि ये मत पढ़ो वरना बहुत पछताओगी। अस्तगफिरुल्लाह। कुछ दिन तक यही सिलसिला जारी रहा। फिर सलमा कुछ दिन के लिए अपने रिश्तेदारों के घर रहने चली गई। वहां उसने अपनी बेटी को 2 गुड़ियां खरीद कर दी। 5 दिन शहर रहने के बाद जब वो अपने घर वापस आई तो ये मगरिब का वक्त था। घर पहुंचते ही सलमा ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, मैंने सुना है कि गुड़ियों में जिन्नात आ जाते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम ये गुड़िया दूर कहीं फेंक आओ, इसे घर मत रखो। अब तुमने काफी दिन इनसे खेल लिया है। बेटी ने माँ की बात मान ली और उसी वक्त इन दोनों गुड़ियों को घर से बहुत दूर नहर के किनारे गंदे ढेर पर फेंक आई। सलमा की बेटी की उम्र 10 साल है। ये माह रमजान के दिन थे, यही रमजान जो अभी गुजरा है। अगले दिन सुबह सहरी के वक्त सलमा ने अपनी बेटी को जगाया और उसे कहा, आओ मेरे साथ किचन में काम करवाओ। बेटी उठी और कमरे का दरवाजा खोल दिया जो कि सेन में खुलता था। जैसे ही बेटी ने कमरे का दरवाजा खोला, सलमा की नजर दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे की बाहर वाली साइड पर दरवाजे के ऊपर वही बड़ी छिपकली चिपकी हुई थी जिसकी लंबाई आम छिपकली से 4 गुना लंबी थी। सलमा को मालूम था कि ये छिपकली जिन्नात में से है। छिपकली को देखकर सलमा समझ गई कि अगर मेरी बेटी की नजर इस पर पड़ गई तो वो डर जाएगी। लेकिन सलमा की बेटी ने दरवाजे पर मजबूर छिपकली को नहीं देखा। दरवाजा खोलते ही बेटी की नजर सामने मौजूद गुड़िया पर पड़ी, वही गुड़िया जो कल शाम वो बहुत दूर फेंक आई थी। बच्ची ने जैसे ही गुड़िया को घर में मौजूद देखा वो हक्की बक्की रह गई। फौरन भागकर बिस्तर पर चढ़ गई और माँ को बताया कि अम्मी, ये गुड़िया तो मैं फेंक आई थी, ये वापस कैसे आ गई। माँ बेटी दोनों बहुत डरे हुए थे। वो दोनों बिस्तर पर ही बैठी रही। इस दिन उन्होंने रोजा भी नहीं रखा। छिपकली और गुड़िया को एक साथ देखकर सलमा समझ चुकी थी कि ये जिन्नात का काम है। वही इस गुड़िया को वापस घर में उठा लाए हैं। सुबह के वक्त जब दिन निकल आया था, सलमा घर के कामों में मसरूफ होगी, लेकिन अचानक उसकी नजर घर में मौजूद अकलौते दरख्त पर पड़ी। ये सरस का दरख्त था। इसने देखा कि दूसरी गुड़िया दरख्त की शाखों पर अजीब तरह से उल्टी लटकी हुई थी और बहुत डरावनी लग रही थी। सलमा को बहुत खौफ आया। सलमा ने सारी बात अपने खामद को फोन पर बताई। सलमा के शौहर ने उसे कहा, कोई तुम लोगों से शरारत कर रहा है और डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सलमा को तो मालूम था कि ये किसका काम है, क्योंकि अपने रिश्तेदारों के घर से वो मगरिब के वक्त गांव वापस आए थे और किसी ने भी ये गुड़िया इनके घर में नहीं देखी थी सिवाय जिन्नात के। इसने उसी वक्त अपनी बेटी को कहा था कि ये गुड़िया कहीं दूर फेंकाओ और वो फेंक भी आई। खैर ये बात रफा दफा हो गई। कुछ दिन बाद सलमा रात के वक्त अपने रूम में लेटी हुई थी कि कोई रात के 10 बजे का वक्त हो। बाहर सेन में 2 बल्ब रोशन थे। घर का सेन भी छोटा सा था जिसकी वजह से बाहर काफी रोशनी थी। ये तकरीबन रात 10 बजे का वक्त था। अचानक सलमा की नजर खिड़की पर पड़ी जहां से सेन का मंजर साफ नजर आ रहा था। खिड़की के बिल्कुल सामने सेन की दीवार के साथ रात की रानी का बहुत बड़ा पौधा था जिसकी ऊंचाई तकरीबन 7 फुट थी। सलमा ने देखा कि एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाला शख्स फूल के पौधे में से निकलकर खिड़की की तरफ आ रहा है। जब वो दरख्त से निकला तो उसकी पीठ खिड़की की तरफ थी। फिर वो पलटा और उसका चेहरा खिड़की की तरफ हो गया।
پھر وہ سلمہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا تم جس دن دکان سے یہ پودا خریدا تھا میں وہیں اس دکان پر اسی پودے میں رہتا تھا۔ میں نے کافی عرصہ تمہارے گھر گزارا لیکن کسی کو تنگ نہیں کیا، لیکن آج کل جو تم یہ وظائف پڑھ رہی ہو اور جو پڑا ہوا پانی چھڑک رہی ہو مجھے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اب میں تم لوگوں کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہوں اور کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ پھر وہ شخص کھڑکی سے اوپر کی طرف اڑا اور کہیں غائب ہو گیا۔ سلمہ کے بقول وہ بہت ہی خوبصورت نوجوان تھا، اس کا چہرہ بہت ہی نورانی تھا، اس نے سفید رنگ کا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ جتنی دیر وہ شخص کھڑکی کے پاس رہا سلمہ کی نظریں اس پر مرکوز رہی۔ سلمہ کو ایسے لگا جیسے اس کے سامنے کوئی فرشتہ کھڑا ہے، اس شخص کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا۔ یقیناً وہ ایک نیک جن تھا یا شاید کوئی فرشتہ ہوگا، باقی اللہ جانے۔ اس شخص نے بس اتنی بات کی اور غائب ہو گیا۔ اس کے بعد سلمہ سو گئی۔ پھر کچھ دن بعد حالات مزید بدتر سے بدتر ہونا شروع ہو گئے۔ ایک رات سلمہ اپنے بچوں کے ساتھ سوئی ہوئی تھی، یہی کوئی رات کے 12 بجے کا وقت ہوگا۔ سلمہ کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہوگی، بچے کو بہت تیز بخار تو کافی عرصے سے رہتا تھا، لیکن آج طبیعت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ تھوڑی دیر بعد بچے کے منہ سے جھاگ آنے لگا اور بچہ نیلا پیلا پڑ گیا۔ سلمہ نے اپنے شوہر کو فوراً کال کی۔ رات کا کافی ہونے کی وجہ سے شاید شوہر گہری نیند میں سویا ہوا تھا، شوہر نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد بچہ بے ہوش ہو گیا۔ سلمہ سمجھی کہ شاید میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ سلمہ نے زور زور سے چیخ و پکار شروع کر دی۔ رونے کی آواز سن کر ہمسائے بھی جاگ گئے۔ ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھڑکا کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ سلمہ نے دروازہ کھولا اور اسے بتایا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ بوڑھی عورت بڑی چالاک تھی، اس نے بیٹے کو چیک کیا اور سلمہ کو کہا پاگل، تیرا بیٹا ابھی زندہ ہے، ابھی فوراً گھر سے نکل جاؤ، میرے گھر چلو یا چاہے تم باہر گلی میں کھڑی ہو جاؤ، لیکن اس گھر میں مت رہو۔ فوراً گھر سے نکلو۔ گھر سے باہر نکل کر سلمہ نے ایک گاڑی والے کو کال کی۔ گاڑی والے کا گھر بھی قریب ہی تھا۔ سلمہ اپنے تمام بچوں کو لے کر 30 کلومیٹر دور شہر کے اسپتال پہنچ گئی۔ اسی دوران اس کا اپنے خاوند سے بھی رابطہ ہو چکا تھا اور کچھ رشتہ داروں سے بھی بات ہو گئی تھی۔ سلمہ کے اسپتال پہنچنے سے پہلے ہی رشتہ دار اسپتال میں موجود تھے۔ بچے کا علاج شروع ہو گیا لیکن حالات سنبھلنے میں نہ آ رہے تھے۔ آخر کار ایک ڈاکٹر نے سلمہ کو بتایا کہ تمہارے بیٹے کی تمام رپورٹس بالکل ٹھیک ہے، ہمارے مطابق اسے کوئی بھی مرض لاحق نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ایک مشورہ دوں گا۔ ضرور، میں ایک ڈاکٹر ہوں لیکن پہلے بھی ایسے بہت سے مریض دیکھ چکا ہوں جن کے تمام ٹیسٹ کلیئر ہوتے ہیں اور کوئی بیماری نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی ان کی حالات سنبھلنے میں نہیں آتی۔ اب آپ میری بات مانیں اور اسے کسی مولوی صاحب کے پاس لے جائیں۔ سلمہ ڈاکٹر کی بات سمجھ گئی اور اپنے بیٹے کو اسی مولوی کے پاس لے گئی جو بچے کا روحانی علاج پہلے بھی کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کے کہنے پر سلمہ اپنے بیٹے کو مولوی کے پاس لے گئی۔ مولوی نے دم درود کیا تو بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جب سلمہ گھر واپس پہنچی تو حالات پہلے سے بھی بدتر ہو گئے۔ اب جنوں کا اثر گھر کے تمام افراد پر ہونے لگا۔ بقول سلمہ میرے چاروں بچے بیمار پڑ گئے اور عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ سب سے چھوٹا بیٹا کہتا کہ امی میرے سر میں سے خون آ رہا ہے، کوئی مجھے مارتا ہے، بلکہ ظاہری طور پر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ باقی بچوں کو بھی گھر میں کچھ نہ کچھ نظر آ جاتا تھا، بہت ڈرے ڈرے رہتے تھے، اکثر ہی سب کے سب بیمار رہتے تھے۔
खुद सलमा पर भी जिन्नात हावी हो रहे थे। उसे भी रात को बुखार हो जाता था, तबीयत खराब हो जाती। बकौल सलमा मैं रोना चाहती तो रो भी नहीं सकती थी। रात को जिन्नात हम लोगों का मुंह ही बंद कर देते थे। जोर जोर से चीखना चाहती थी पर आवाज ही नहीं निकलती थी। बहुत ही ज्यादा हालात खराब थी। एक दिन सलमा ने उसी मौलवी को कॉल की और उसे बताया कि हालात अब बहुत खराब हो रहे हैं, वजीफे का असर भी नहीं हो रहा, मेरे सारे बच्चे और मैं खुद भी बीमार हो गई हूँ। ये सुनकर मौलवी साहब ने कहा, मुझे लगता है ये जिन्नात इस घर पर पूरी तरह काबज हो गए हैं, अब ये जिन्नात यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा यही है कि तुम लोग ये घर छोड़ दो। ये सुनकर सलमा ने घर छोड़ने से इनकार कर दिया। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन सलमा की बड़ी हमसाई उससे मिलने आई। सलमा के घर की एक दीवार उस हमसाई के घर के साथ अटैच थी, जबकि सलमा के घर के पीछे एक और घर था, जबकि घर के सामने एक गली थी। सलमा के घर की बाएं दीवार के साथ गली थी और गली की दूसरी तरफ कब्रिस्तान की दीवार थी। मतलब कब्रिस्तान और सलमा के घर के बीच सिर्फ 7 फुट का फासला था। सलमा ने घर के तमाम हालात हमसाई को ये सुनकर हमसाई बोली, बेटा हमें इन सब बातों का इल्म बहुत सालों से है, हम यहीं के रहशी हैं, हमने तुम्हारे ससुर अकबर को भी मना किया था कि ये घर मत खरीदो, मगर वो नहीं माना। उसका अंजाम भी तुम लोग देख चुके हो। बेटा हम लोग ने रात के वक्त तुम्हारे घर की छत पर जिन्नात को उतरते अपनी आंखों से देखा है। कभी स्याह और कभी सफेद हवाले में तुम लोगों की छत पर नजर आ जाते हैं। इस घर में वाकई ही जिन्नात हैं और ये बात पूरे मोहल्ले को मालूम है। हमसाई बोली, बेटा जिस दिन तुम्हारे ससुर की मौत हुई थी उस दिन हम लोग ही सबसे पहले तुम्हारे घर पहुंचे थे। तुम्हारी सास बहुत जोर जोर से रो रही थी और तुम्हारे ससुर के मुंह से झाग निकल रही थी। जब इस दिन रात को तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब हुई और मैं तुम्हारे घर आई तो मैंने फिर से वही मंजर देखा जो उस दिन तुम्हारी सास और ससुर का देखा था। बिल्कुल इसी तरह तुम भी जोर जोर से रो रही थी। तुम्हारे बेटे के मुंह से भी वैसे ही झाग निकल रही थी जैसी तुम्हारे ससुर के मुंह से निकल रही थी। इस दिन वही 15 साल पुराना मंजर मेरी आंखों के सामने घूम गया। इसीलिए मैंने तुम्हें फौरन इस घर से बाहर निकलने को कहा था। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम्हारा बेटा बच गया। हमसाई दोबारा बोलना शुरू हुई, बेटा मेरी बात मानो, अगर अपनी और अपने बच्चों की जान प्यारी है तो तुम ये घर छोड़ दो और वापस अपनी सास के साथ जाकर रहो। आज सलमा को पूरी बात समझ आ चुकी थी। सलमा ने अपने शोहर को कॉल की और उसे बताया कि अब मैं यहाँ नहीं रहना। इसी दिन सलमा अपना सारा सामान उठवाकर अपनी सास के घर वापस चली गई। याद रहे कि सलमा अपनी सास से लड़ झगड़ कर आई थी। उसने सोचा कि अब वो हमेशा इसी घर में रहे। वापस जाकर उसने सास से अपने किए की माफी मांग ली और अब इसी घर में सास के साथ रह रही है। सास के घर वापस जाकर सलमा ने अपने 4 बच्चों और अपना रूहानी इलाज कराया और सब लोग अब बिल्कुल ठीक हैं। सलमा ने इस जिन्नाती घर में पूरे 8 माह गुजारे थे। अब भी जब वो गुजरी बातें याद करती है तो खौफ से लरस जाती है और खुद को खुश नसीब समझती है कि मेरी और मेरे बच्चों की जान बच गई। इस घर में बहुत से मजीद वाकयात भी रनमा हुए थे, मगर इस तरह कहानी बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैंने कहानी यहीं ख़त्म कर दी। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी।
अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिए।